ससुराल में पति से अच्छी सास। बहू, मैंने कुछ भी नहीं किया बहू, मेरा यकीन मान। मैं मर जाऊंगी लेकिन जीवन में अब कभी आपके ऊपर भरोसा तो नहीं करूंगी। माँ, आपने क्या नहीं किया? आज जो कुछ भी हुआ है सब आपकी गलती है। ये सब किया धरा आपका ही है। मेरी गलती क्या है वो तो बता दो फिर। देखो तो कितनी बेशर्म हो आप। आपने जो किया है ऐसी कोई भी माँ किसी औलाद के साथ ना करे। आप तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। आपने जो किया है। मैं तो पहले ही कहता था माँ से दूर रहा करो, तुम ही क्लोज थी। मुझे लगता था ससुराल में पति से अच्छी मेरी सास है, लेकिन सास ने ही मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख दिया है। माँ जी, मैं आपकी चालबाजी नहीं भूलूंगी। आप तो भरोसे के भी लायक नहीं है। बहू, ऐसी बातें मत बोल। आपने जो काम किया है उसके लिए तो ये सब भी कम है। याद रखिएगा माँ जी, आप अच्छा बनने का दिखावा ही कर सकती हैं। मेरे पति से अच्छी आप कभी नहीं बन पाओगी। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। आखिर क्या हुआ था कि ऋचा और शुभम माधवी जी को इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं? माधवी ने ऐसा क्या कर दिया कि बहू बार बार कह रही है आप ससुराल में पति जैसी अच्छी सास नहीं बन सकती? जो सास अब तक अच्छी थी वो अचानक बुरी क्यों हो गई? आइए कहानी की शुरुआत से जानते हैं। ये कहानी उस समय की है जब ऋचा और शुभम कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते थे। ऋचा, जब भी मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे सामने बैठी हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शुभम, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी खुशियाँ, मेरे सपने और मेरी पूरी दुनिया तुमसे ही शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। ऋचा, मैं तुमसे वादा करता हूँ शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कोई कितना भी विरोध करे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सच में? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में कोई और पसंद आ जाए? अरे पागल हो क्या? दुनिया की सारी लड़कियां एक तरफ और मेरी ऋचा एक तरफ। तुम जैसी मुझे कोई नहीं मिल सकती। तुम्हारी ये बातें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। तभी वहाँ ऋचा की सहेली कोमल आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत गहरी बातें चल रही हैं। कॉलेज का समय हो गया है और तुम दोनों लैला मजनू यहाँ प्यार की क्लास लगा रहे हो। कोमल, तू भी ना? अरे चलो अब कॉलेज चलते हैं, नहीं तो सर बाहर ही खड़ा कर देंगे। इसके बाद तीनों हंसते मुस्कुराते हुए कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद शुभम और ऋचा बाजार में गोलगप्पे खाने जाते हैं। वाह, यहाँ के गोलगप्पे तो मेरी जान है। अरे तो आज जी भर कर खाओ। जब तक तुम्हारा मन नहीं भरता मैं गोलगप्पे खिलाता रहूंगा। अरे बेटा, बाबूजी को इतना मत खिला देना कि घर तक जाना मुश्किल हो जाए। अंकल, आज तो मैं रिकॉर्ड बनाने वाली हूँ। और सुनो ऋचा, शादी के बाद भी तुम्हें ऐसे ही हर वीकेंड तुम घुमाने ले जाऊंगा, गोलगप्पे खिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा और तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी हमेशा मुस्कुराती रहे। अगर तुम खुश रहोगी तो मुझे लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति हूँ। मुझे महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए शुभम, बस तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। अरे वो तो हमेशा रहेगा। शाम को दोनों नदी किनारे बैठे थे। उनके पैर पानी में थे और ठंडी हवा चल रही थी। ऋचा, मैं सोचता हूँ कि शादी के बाद हमारा एक बहुत खूबसूरत परिवार होगा। एक छोटा सा घर होगा जहाँ सिर्फ प्यार और खुशियाँ होंगी। और उस घर में कौन कौन होगा? मैं, तुम और बाद में हमारे बच्चे। और तुम्हारी माँ? आजकल की सासें बहुत अकड़ू होती हैं। हाँ, होती तो है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सास से भी अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। कैसे? तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दूंगा। अगर तुम बीमार हुई तो तुम्हारी सेवा करूंगा, जरूरत पड़ी तो खाना बनाकर भी खिलाऊंगा, तुम्हारी हर बात सुनूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा। सच में? अरे बिल्कुल, मेरी पत्नी कभी अकेला महसूस नहीं करेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद दोनों बाजार में सामान लेने गए थे। तभी वहाँ एक छोटा सा प्यारा बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है। ऋचा, देखो कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, बहुत प्यारा है। अरे शादी के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही एक प्यारी सी गुड़िया रानी दूंगा। अच्छा जी। और उसका नाम होगा रिशु। रिशु, बहुत प्यारा नाम है। तो तय रहा, हमारी बेटी का नाम रिशु होगा। ऋचा, शुभम और रिशु। परफेक्ट। समय बीतता गया और दोनों का प्यार और गहरा होता गया। एक दिन शुभम ऋचा को एक खूबसूरत जगह पर ले गया। ऋचा, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ? ऋचा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ शुभम, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी शाम शुभम अपने घर पहुंचा। मम्मी पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। मुझे ऋचा नाम की एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या लव मैरिज? हमारे घर में कभी लव मैरिज नहीं हुई। पहले लड़की के बारे में तो जान लीजिए। लेकिन
अगर हमारा बेटा किसी लड़की को पसंद करता है और वो अच्छी है तो हमें क्या परेशानी हो सकती है। वाह मम्मी जी, इसका मतलब मेरी देवरानी आने वाली है। लगता है घर में अब और रौनक बढ़ने वाली है। घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। कुछ दिनों बाद शुभम अपने पूरे परिवार के साथ ऋचा के घर पहुंचता है। आइए आइए। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो हम ऋचा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें भी शुभम बहुत अच्छा लगा। दोनों परिवारों की बातचीत बहुत अच्छी रहती है और आखिरकार शादी तय हो जाती है। कुछ महीनों बाद पूरे धूमधाम से शादी होती है। बैंड बाजा, मेहंदी, संगीत और ढेर सारी खुशियों के बीच ऋचा और शुभम साथ फेरे लेते हैं। मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा और मैं भी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगी। शादी के बाद ऋचा की विदाई होती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक खूबसूरत भविष्य का सपना भी था। विदाई से पहले ऋचा की माँ उसे समझाती है, बेटा, ससुराल में सबका सम्मान करना, लेकिन सास से थोड़ा संभल कर रहना। आजकल की सासें बहुत तेज होती हैं। जी माँ। हाँ, सास से बच कर रहना। सही कहा, सास लोग बहुत खतरनाक होती हैं। इन सब बातों की वजह से ऋचा के मन में सास की एक अच्छी छवि नहीं बन पाई थी। आखिरकार ऋचा अपने ससुराल पहुंचती है। पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। जल्दी आइए देवरानी जी। माधवी बड़े प्यार से आरती उतारती है, कलश रखती है और पूरे रीति रिवाज के साथ ऋचा का गृह प्रवेश करवाती है। आज से ये घर तुम्हारा है बहू। यहाँ तुम्हें बेटी से भी ज्यादा प्यार मिलेगा। गृह प्रवेश के बाद ऋचा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। एक तरफ उसकी माँ और सहेलियों की बातें थी, दूसरी तरफ माधवी का प्यार भरा व्यवहार। मम्मी और सहेलियां तो कह रही थी कि सास से बचकर रहना, लेकिन मम्मी जी तो बहुत अच्छी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सिर्फ दिखावा हो? आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। देवरानी जी, अंदर आ सकती हूँ? अरे जेठानी जी, आइए ना। ये लो, दूध पी लो, पूरे दिन की थकान उतर जाएगी। धन्यवाद जेठानी जी। और सुनो, किसी भी बात की चिंता मत करना। इस घर में सब अपने हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो, कोई परेशानी हो या मन उदास हो तो सीधे मेरे पास आना। जी जेठानी जी। चलो अब आराम करो, कल तुम्हारी पहली रसोई भी है। इतना कहकर काव्या वहां से चली जाती है। अगली सुबह ऋचा बहुत जल्दी उठ जाती है। वो रसोई में जाकर पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। आज सबके लिए अच्छा खाना बनाना, पहली रसोई है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तभी माधवी रसोई में आती है। अरे बहू, इतनी सुबह उठ गई? जी मम्मी जी, पहली रसोई है ना इसलिए। अच्छा किया, लेकिन इतना सारा काम अकेले कैसे करोगी? मैं कर लूंगी मम्मी जी। बिल्कुल नहीं, आज मैं भी तुम्हारी साथी हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए। बहू, बेटी का काम माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? इसके बाद माधवी खुद सब्जियां काटने लगती है। बहू, ये ड्राई फ्रूट्स निकाल लो, मीठे में डाल देंगे तो स्वाद और बढ़ जाएगा। जी मम्मी जी। कुछ देर के बाद दोनों मिलकर पूरी सब्जी, पुलाव, दाल और मीठा तैयार कर लेती हैं। दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगती हैं। बहू, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, सुबह से खड़ी हो। नहीं मम्मी जी, अभी बहुत काम बाकी है। तभी जगदीश वहां आते हैं। अरे बहू, बैठी रहो, इतनी औपचारिकता मत करो। नहीं पापा जी, आप बड़े हैं। संस्कार तो बहुत अच्छे हैं हमारे बहू के। धीरे धीरे पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाता है। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बिल्कुल, हमारी देवरानी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा है। शुभम फोन देखते हुए खाना खा रहा था। बहू, अब तुम भी बैठ जाओ, सबको खाना मिल गया है। जी मम्मी जी। उसके बाद माधवी और ऋचा साथ बैठकर खाना खाती हैं। सच में मम्मी जी कितनी अच्छी हैं। मैंने इनके बारे में कितना गलत सोचा था। अगले दिन माधवी बाजार से लौटती है। बहू, जरा इधर आना। जी मम्मी जी। माधवी एक सुंदर साड़ी निकालती है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। मेरे लिए? हाँ, मेरी बहू के लिए। बहुत सुंदर है मम्मी जी। जब तुम इसे पहनोगी ना तो और भी सुंदर लगोगी। शादी के बाद शुभम और ऋचा को साथ में ज्यादा समय नहीं मिला था। एक रात दोनों कमरे में बैठे थे। तुमने कहा था मुझे घुमाने ले जाओगे, हनीमून पर ले जाओगे। क्या हुआ उन वादों का? अरे डार्लिंग, अभी ऑफिस का बहुत काम है, लेकिन कल हम डिनर पर जरूर चलेंगे। सच? हाँ हाँ बिल्कुल। अगले दिन शुभम ऋचा को बाजार लेकर जाता है। ये ड्रेस कितनी सुंदर है। पसंद है तो ले लो। ऋचा वो ड्रेस ले लेती है। इसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं और फिर शाम को एक साधारण से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। जगह तो बहुत खास नहीं है, लेकिन मेरे पति साथ हैं, यही काफी है। दोनों डिनर करके घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद शुभम फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। सुबह जल्दी उठता है, टिफिन लेता है और ऑफिस चला जाता है। शुभम, तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या हुआ? पहले तुम हर समय मेरे साथ रहते थे, अब तो ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा नहीं है डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है। ठीक है। उसी दिन ऋचा उदास होकर रसोई में काम कर रही थी। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी। माँ से झूठ नहीं बोलते।
शुभम के पास अब मेरे लिए समय ही नहीं है। बहू परेशान मत हो, अभी काम ज्यादा होगा, सब ठीक हो जाएगा। जी मम्मी जी। दिन बीतते गए, शुभम का समय ऑफिस में ज्यादा बीतने लगा, लेकिन माधवी का प्यार ऋचा के लिए बढ़ता गया। एक दिन, बहू चलो आज बाजार चलते हैं। सच मम्मी जी? हाँ, आज सिर्फ हम दोनों घूमेंगे। दोनों बाजार जाती हैं और बढ़िया से शॉपिंग करती हैं। वहीं घर पर काव्या भी ऋचा का बहुत ख्याल रखती थी। देवरानी जी, आज मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है। सच में? हाँ, और अगर पसंद ना आए तो शिकायत कर देना। आप लोग मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? क्योंकि तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। एक शाम राजीव ऑफिस से लौटते हैं। ऋचा, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या? तुम्हारी पसंद की मिठाई। अरे वाह। काव्या ने बताया था कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। हाँ जेठ जी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। धीरे धीरे ऋचा को महसूस होने लगा कि जिस पति को वो अपनी दुनिया समझती थी, उसके पास अब समय कम होता जा रहा था। लेकिन जिस सास से वो डरती थी, वही सास उसके सुख दुख की साथी बनती जा रही थी। वो सच में पति से काफी अच्छी सास है। अजीब बात है, शादी से पहले मुझे लगता था कि पति ही सबसे बड़ा सहारा होता है और सास सबसे बड़ी परेशानी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। शुभम का प्यार कम होता जा रहा है, लेकिन मम्मी जी का प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है। सच में मेरी सास तो पति से अच्छी सास है। ऋचा को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके और माधवी के रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाली थी। समय के साथ शुभम का व्यवहार बदलने लगा था। वो पहले की तरह ऋचा के साथ समय नहीं बिताता था। अब वो रोज देर रात तक घर आने लगा था। उस रात भी ऋचा डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन ऋचा की उम्मीद अभी भी गर्म थी। शायद आज जल्दी आ जाए, शायद आज मेरे साथ बैठकर खाना खाएं, शायद आज पहले जैसे बात करें। रात के 11 बजे दरवाजा खुलता है। ऋचा, मैं आ गया। अच्छा हुआ आ गए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं, मैंने बाहर ही खाना खा लिया है, तुम भी सो जाओ। इतना कहकर शुभम सीधे कमरे में चला जाता। अच्छा। ऋचा की आंखें भर आती हैं। वो घंटों से उसका इंतजार कर रही थी, तभी माधवी वहां आ जाती है। क्या हुआ बहू, अभी तक सोई नहीं? कुछ नहीं मम्मी जी, भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। बहू, मैं भी माँ हूँ, तेरे चेहरे से सब समझ जाती हूँ। मम्मी जी तो यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद माधवी रसोई से खाना गर्म करके लाती है। चल अब मुंह खोल। मम्मी जी मैं खुद खा लूंगी, आज माँ अपनी बेटी को खिलाएगी। माधवी अपने हाथों से ऋचा को खाना खिलाने लगती है। जैसे ही माधवी उसे खाना खिलाती है, ऋचा पुरानी यादों में खो जाती है। नदी का किनारा है। ऋचा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बनूंगा। सच? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब तुम उदास होगी तो तुम्हें हंसाऊंगा, जब तुम बीमार होगी तो तुम्हारी सेवा करूंगा, और अगर मैं जिद करूंगी? अरे तब भी तुम्हारी बात मानूंगा। ऋचा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पहले मेरा पति कितना अच्छा था, जब तक प्रेमी था तब तक दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, लेकिन पति बनते ही इतना बदल गया। दूसरी तरफ माधवी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मम्मी जी। ऋचा अचानक उठकर माधवी के गले लग जाती है। रो मत बहू, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद उस रात ऋचा जल्दी सो गई थी, लेकिन शुभम देर रात घर आया। वो चुपचाप छत पर चला गया और मोबाइल पर किसी से बात करने लगा। उसी समय काव्या पानी पीने के लिए उठी। इतनी रात को कौन है छत पर? काव्या ने आंगन से ऊपर देखा। हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो। हल्की रोशनी में काव्या ने शुभम को पहचान लिया। देवर जी, इतनी रात को किससे बात कर रहे हैं? वो ऋचा के कमरे में गई। ऋचा गहरी नींद में सो रही थी। अगर देवरानी सो रही है तो फिर देवर जी किससे बात कर रहे हैं? काव्या अपने देवर की हरकत से हैरान थी। दिन बीतते गए। शुभम अब ऋचा को कहीं घुमाने नहीं ले जाता था। न शॉपिंग, न मूवी, न डिनर, न प्यार भरी बातें। एक दिन अकेले बैठी ऋचा फिर पुरानी यादों में खो जाती है। पार्क, गोलगप्पे, नदी किनारा, भविष्य के सपने। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमारी बेटी रिशु होगी। सारी बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। आखिर क्या हो गया है तुम्हें शुभम? तभी उसे शुभम की कही हुई एक बात याद आती है। हमारी बेटी रिशु। शायद बच्चा आ जाए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। उस रात। शुभम, अब हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। अभी नहीं। क्यों? अभी समय नहीं है। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ समय बाद ऋचा गर्भवती हो जाती है। शुभम, शुभम! क्या हुआ? हम माँ पापा बनने वाले हैं। शुभम का चेहरा अचानक उतर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराने की कोशिश करता है। अरे सच? बहुत अच्छी बात है। तुम खुश नहीं हो? नहीं पागल, बहुत खुश हूँ। मेरी रिशु आने वाली है। अगले कुछ दिनों तक माधवी अपनी बहू का खूब ख्याल रखती है। एक रात माधवी बादाम वाला दूध बनाती है। शुभम, ये दूध बहू को दिया। हाँ ठीक है माँ। शुभम दूध लेकर कमरे में जाता है। लो ऋचा, मम्मी ने भेजा है। धन्यवाद।
रात के कुछ घंटे बाद ऋचा के पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। मम्मी जी। कुछ देर बाद उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऋचा का गर्भपात हो जाता है। अगले दिन काव्या झाड़ू लगा रही थी, अचानक उसे एक रैपर दिखाई देता है। ये क्या है? उसने ध्यान से देखा, वो अबॉर्शन पिल का रैपर था। ये यहाँ कैसे आया? काव्या तुरंत माधवी के पास पहुंचती है। ये बात अभी किसी को मत बताना। जी मम्मी जी। कुछ महीने बाद ऋचा पीरियड्स में थी और दर्द से परेशान थी। शुभम बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। एक बार पूछ तो लेते कैसी हूँ। तभी माधवी कमरे में आती है। बहू, ये पैड, हॉट वाटर बैग और डार्क चॉकलेट लाई हूँ तेरे लिए, तुझे अच्छा लगेगा। ये सब सास को करते देख ऋचा इमोशनल हो जाती है। इधर लेट जा। माधवी उसके पेट और पीठ की सिकाई करती है और फिर हल्दी वाला दूध देती है। मम्मी जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों करती हैं? क्योंकि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ समय बाद ऋचा दोबारा गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस बार वो 2 महीने तक किसी को कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन, मम्मी जी, शुभम, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। सच में बहू? बहुत अच्छी बात है। अगले दिन फिर वही बादाम वाला दूध शुभम अपने हाथों से ऋचा को देता है। रात में ऋचा को फिर भयानक दर्द शुरू हो जाता है। इस बार दर्द पहले से भी ज्यादा था। जल्दी अस्पताल चलो। सभी लोग अस्पताल पहुंचते हैं। अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर इन्हें ले आए। मेरे बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ? बच्चा सुरक्षित है, लेकिन एक बात बहुत चिंताजनक है। क्या? इनकी बॉडी में ऐसी दवा के असर मिले हैं जो गर्भपात कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या? किसी ने इन्हें अबॉर्शन पिल दी है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेरे ही घर में मेरा दुश्मन कौन है? उसकी नजर धीरे धीरे शुभम की तरफ जाती है। उसे याद आता है कि पहली बार भी दूध शुभम ही लाया था और दूसरी बार भी दूध शुभम ही लाया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं मेरे पति ही तो नहीं? और यहीं से ऋचा के मन में अपने पति को लेकर बड़ा शक पैदा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर उसके मन में तूफान मचा हुआ था। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसे अबॉर्शन पिल किसने दी। अस्पताल से घर आने के बाद भी वो पूरी रात बेचैन रही। रात का समय था। शुभम कमरे में बैठा था और ऋचा लगातार उसे देख रही थी। शुभम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ऋचा, क्या बात है? सच सच बताओ, क्या तुमने मुझे वो दवा दी थी? कैसी दवा? वही दवा जिसकी वजह से मेरा बच्चा लगभग मुझसे छिन गया था। डॉक्टर ने साफ कहा है कि किसी ने मुझे अबॉर्शन पिल दी थी। ऋचा तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि पहली बार भी दूध तुम लेकर आए थे और दूसरी बार भी दूध तुम ही लेकर आए थे। लेकिन दूध मैंने नहीं बनाया था। तो फिर किसने बनाया था? माँ ने। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। मम्मी जी ने बनाया था? हाँ, दूध तो माँ ने ही बनाया था, मैं तो सिर्फ लेकर आया था। लेकिन मम्मी जी ऐसा क्यों करेंगी? मुझे नहीं पता। तभी शुभम को अचानक कुछ बातें याद आने लगती हैं। 1 मिनट। क्या हुआ? माँ हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, हर समय तुम्हारी चिंता करती रहती है। क्योंकि वो मुझे बेटी मानती हैं। या फिर ये सब सिर्फ दिखावा हो सकता है। क्या मतलब? देखो, अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कुछ किया होता तो घर में अबॉर्शन पिल का रैपर नहीं मिलता, और अगर घर में मिला है तो घर के किसी व्यक्ति ने ही किया है। लेकिन मम्मी जी तो। ऋचा, कभी कभी लोग बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं होते। शुभम की बातें सुनकर ऋचा का मन डगमगाने लगता है। उसे डॉक्टर की बात याद आती है, उसे दूध याद आता है, उसे ये भी याद आता है कि दूध हमेशा माधवी ही बनाती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये सच हुआ तो मैं कभी मम्मी जी को माफ नहीं करूंगी। और मैं भी नहीं। उसी समय दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। हॉल में माधवी बैठी हुई थी। बहू, अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना। लेकिन इस बार ऋचा के चेहरे पर प्यार नहीं था, उसकी आंखों में गुस्सा था। मम्मी जी, अब ये दिखावा बंद कर दीजिए। बहू, क्या हुआ? माँ, अब मासूम बनने की जरूरत नहीं है। बेटा, आखिर बात क्या है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया बहू? डॉक्टर ने कहा है कि किसी ने मुझे अबॉर्शन पिल दी थी। क्या? और दूध हमेशा आप ही बनाती थी। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मम्मी जी, आपने ही मुझे दूध दिया था, पहली बार भी और दूसरी बार भी। लेकिन बहू, मैंने तो। बस, अब सफाई मत दीजिए। बहू, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। बेटी माना है? कोई माँ अपनी बेटी के बच्चे को मारने की कोशिश करती है क्या? नहीं बहू, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। माँ, ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। बेटा, तुम भी? हाँ माँ, मैं भी, क्योंकि सारी बातें आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। मम्मी जी, मैं आपको अपनी माँ से ज्यादा मानने लगी थी। ऋचा को वो सारे पल याद आने लगते हैं जब माधवी ने उसका ख्याल रखा था, लेकिन इस समय उसका दुख और डर उसके प्यार पर भारी पड़ रहा था। मुझे लगता था कि ससुराल में पति से अच्छी मेरी सास है। बहू,
लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं कितनी गलत थी। माँ, आज जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। बहू, मैंने कुछ भी नहीं किया। बहू, मेरा यकीन मान। मैं मर जाऊंगी लेकिन जीवन में कभी आपके ऊपर भरोसा तो नहीं करूंगी। माँ, आपने क्या नहीं किया? आज जो कुछ भी हुआ है सब आपकी गलती है। ये सब किया धरा आपका ही है। मेरी गलती क्या है वो तो बता दो फिर। देखो तो कितनी बेशर्म हो आप। आपने जो किया है ऐसा कोई किसी औलाद के साथ ना करे। आप तो माँ कहलाने लायक ही नहीं हो। आपने जो किया है। मैं तो पहले ही कहता था माँ से दूर रहा करो, तुम ही क्लोज थी। मुझे लगता था ससुराल में पति से अच्छी मेरी सास है, लेकिन सास ने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख दिया है। माँ जी, मैं आपकी चालबाजी नहीं भूलूंगी। आप तो भरोसे के भी लायक नहीं हैं। बहू, ऐसी बातें मत बोल। आपने जो काम किया है उसके लिए तो ये सब भी कम है। याद रखिएगा माँ जी, आप अच्छा बनने का दिखावा ही कर सकती हैं। मेरे पति से अच्छी आप कभी नहीं बन पाओगी। मेरा पति बहुत अच्छा है। माधवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन पर यह आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। वहीं कमरे के एक कोने में खड़ी काव्या ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि उसे वो अबॉर्शन पिल का रैपर याद था जो उसे मिला था। कुछ तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। मम्मी जी ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर असली गुनाहगार कौन है? उस दिन के बाद ऋचा ने माधवी से बात करना लगभग बंद कर दिया था। वो सम्मान तो करती थी, लेकिन अब उसके दिल में पहले जैसा विश्वास नहीं बचा था। दूसरी तरफ माधवी हर दिन ये सोचकर रोती थी कि आखिर उनकी बहू ने उन पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया। लेकिन काव्या को अपनी सास पर पूरा भरोसा था। मम्मी जी, ऐसी हो ही नहीं सकती। जिन्होंने ऋचा को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, वो उसके बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? कहीं ना कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। एक दिन काव्या का छोटा बेटा अथर्व खेलते खेलते ऋचा के कमरे में पहुंच जाता है। चाची, चाची। आओ बेटा। अथर्व दौड़कर ऋचा की गोद में बैठ जाता है। चाची, आप रो रही हो? नहीं बेटा, कुछ नहीं। ये सुनते ही ऋचा की आंखें भर आती हैं। अगले पल वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे एक बच्चे को तो इन लोगों ने मुझसे छीन लिया, और मेरे पेट में जो बच्चा है उसके पीछे भी पड़े हुए हैं। अथर्व को समझ नहीं पाता और बस अपनी चाची को गले लगा लेता है। दरवाजे पर खड़ी काव्या ये सब देख रही थी। अब बहुत हो गया, सच सामने आना ही चाहिए। उसी रात काव्या और माधवी एक फैसला करती हैं। काव्या, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो असली गुनाहगार को सामने लाना ही होगा। बिल्कुल मम्मी जी, अब हम पता लगाएंगे कि सच क्या है। अगले दिन दोनों चुपचाप शुभम के पीछे निकल जाती हैं। मोहल्ले से थोड़ा आगे जाते ही उन्होंने देखा कि शुभम अपनी कार रोकता है और एक युवती कार में बैठती है। ये कौन है? मुझे नहीं पता मम्मी जी। शुभम उसे लगभग 10 किलोमीटर दूर छोड़कर आगे निकल जाता है। दोनों उसका पीछा करती रहती हैं। ऑफिस के पास पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक दूसरी लड़की शुभम के साथ बैठी हुई थी। अरे तुम खाना खाओ ना। शुभम अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा था। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। मम्मी जी, यही सच है। उसी रात दोनों फिर उसके पीछे जाती हैं। इस बार शुभम एक क्लब में जाता है। फिर देर रात एक लड़की के साथ होटल की तरफ बढ़ जाता है। हे भगवान, मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मम्मी जी, अब समझ में आ रहा है कि वो ऋचा से दूर क्यों हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों ने शुभम पर नजर रखना जारी रखा। एक रात शुभम फिर छत पर फोन पर बात कर रहा था। काव्या ने मोबाइल का रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया। हाँ, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया था। और पहला बच्चा? अरे मैंने ही उसे अबॉर्शन पिल दे दी थी, बच्चा खत्म हो गया। और दूसरा? इस बार बच गया, लेकिन उसे भी नहीं रहने दूंगा। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। और घर वाले? मैंने तो सारा इल्जाम माँ पर डाल दिया है। यह सुनते ही माधवी के हाथ कांपने लगते हैं। मेरे ही बेटे ने? अगले ही पल माधवी गुस्से में छत पर पहुंच जाती है और एक जोरदार थप्पड़ शुभम के गाल पर पड़ता है। माँ, शर्म नहीं आई तुझे? माँ, आप अपनी पत्नी को धोखा दिया, अपने बच्चे को मार डाला और इल्जाम अपनी माँ पर लगा दिया। ऋचा! आवाज सुनकर पूरा परिवार छत पर आ जाता है। क्या हुआ मम्मी जी? तभी काव्या मोबाइल निकालती है। पहले ये वीडियो देखो। वीडियो चलने लगता है। मैंने ही अबॉर्शन पिल दी थी, मैंने ही माँ पर इल्जाम डाला। वीडियो खत्म होते ही ऋचा के हाथ कांपने लगते हैं। नहीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सब तुमने किया? ऋचा, जवाब दो। मैं अपनी सास पर शक करती रही और असली गुनाहगार तो मेरा अपना पति निकला। वो फूट फूट कर रोने लगती है। माधवी उसे गले लगा लेती है। मत रो बहू, मैं हूं ना। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अचानक ऋचा शुभम की तरफ बढ़ती है। तुम्हें शर्म नहीं आई? ऋचा उसे कई थप्पड़ मार देती है। मैं तुम पर जान छिड़कती थी और तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। मम्मी जी, आज मुझे समझ आ गया, सच में ससुराल में मेरे लिए सबसे अच्छी आप है। मेरा पति तो निकम्मा निकला, लेकिन मेरी सास माँ बनकर खड़ी रही।
बहू। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में कोई शुभम से बात नहीं करता, ना ही ऋचा, ना ही माधवी, ना ही काव्या, राजीव और जगदीश भी नहीं। शुभम पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। एक रात वो अकेले बैठा रो रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। अगले दिन शुभम सभी के सामने आता है। अचानक वो माधवी और ऋचा के पैरों में गिर जाता है। माँ, ऋचा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे दूसरा मौका दे दो। बेटा, माफी मांगना आसान है लेकिन विश्वास वापस जीतना बहुत मुश्किल। अब तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तुम बदल चुके हो। मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद शुभम धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश करने लगता है और ऋचा को एक बात हमेशा याद रहती है। जिस सास को उसने गलत समझा था वही उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत निकली। सच में उसके ससुराल में उसकी सास उसके पति से भी अच्छी साबित हुई। समय बीतता गया। शुभम को अपनी गलती का सच में एहसास हो चुका था। अब वो पहले वाला लापरवाह पति नहीं रहा था। वो हर दिन ऋचा का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। ऋचा, डॉक्टर ने ज्यादा चलने से मना किया है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फल काट कर लाता हूँ। अब तो तुम सच में बहुत बदल गए हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ऋचा। अब पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। शुभम रोज समय पर घर आने लगा। वो ऋचा को डॉक्टर के पास लेकर जाता, उसकी दवाइयों का ध्यान रखता और रात को उसके पैरों की मालिश भी करता था। अब मेरा बेटा फिर से सही रास्ते पर आ गया है। और हमारी देवरानी के चेहरे की मुस्कान भी वापस आ गई है। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। सभी लोग आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। एक दिन ऋचा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अरे ऋचा, हमारी ऋषु आ गई। हाँ, हमारी ऋषु आ गई। शुभम ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सबसे पहले माधवी के पास ले गया। माँ, अगर आपने सच का साथ नहीं दिया होता तो शायद आज ये खुशी हमें कभी नहीं मिलती। खुश रहो बेटा। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। ऋचा ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। मम्मी जी, आपने हमेशा माँ बनकर मेरा साथ दिया। मैं जिंदगी भर आपका ये प्यार नहीं भूलूंगी। इसके बाद सभी लोग प्यार और विश्वास के साथ रहने लगे। ऋषु की किलकारियों से घर गूंजने लगा और ऋचा के दिल में एक बात हमेशा के लिए बस गई। ससुराल में उसे पति से भी अच्छी एक सास मिली थी।